जय श्री श्याम। मेरा नाम है सीए प्रेरक जैन, फाइनेंस विद सीए प्रेरक। और आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के बारे में। वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 रेड विद रूल्स 27 to 35 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 15 इसके बारे में बात करता है रिगार्डिंग व्हाट वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर जरूरी क्यों है, क्यों ये चैप्टर एग्जिस्टेंस में है, इसका रीजन क्या है। सी बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको जीएसटी चार्ज करना है। आपने ये तो देख लिया, मैंने आपको बता दिया स्कोप ऑफ जीएसटी क्या है, जीएसटी में क्या चीज़ों की एग्जाम्पशंस है, किन के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, सब कुछ आपने देख लिया। जीएसटी के लिमिट्स क्या है, आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, ज़रूरी है कि नहीं है, मैंडेटरी है कि नहीं है, या वॉट एवर। उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन को एक बार और डिटेल में अलग से ज़रूर देखेंगे। बट आपको पता चल गया मोटा मोटी व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी, एग्जाम्पशंस फ्रॉम जीएसटी पता चल गया। लेकिन जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा, वॉट इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑन विच द जीएसटी इज एप्लीकेबल, वो अमाउंट कैसे पता चलेगी हमें जिसके ऊपर हमको जीएसटी लगाना है, जिसके ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन हमको करना है। तो जीएसटी का ना एक बहुत सिंपल सा एक रूल होता है, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन व्हाट, एडिशन इन वैल्यू। आप कोई भी अगर एडिशन करते हो किसी भी चीज़ की वैल्यू में, अगर कोई आप एडिशन क्रिएट कर रहे हो, कुछ आप नया उसमें कर रहे हो, कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, वो जो वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हो उस अमाउंट पर लगता है जीएसटी ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। वो ही हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। और वो कैसे करेंगे, एक बार पढ़ते हैं लॉ लैंग्वेज, एक बार देखते हैं। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 टॉक्स अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर इट कैन बी अ गुड और सर्विस या दोनों, shall be determined in the manner prescribed under this section। ठीक है, अब इस सेक्शन में कैसे उसको किया हुआ है डिस्क्राइब, वो हम देखेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज टैक्सेबल बेस ऑन विच द जीएसटी इज कैलकुलेटेड। जीएसटी इज एन एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम का मतलब क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ वैल्यू, एडिशन इन वैल्यू। हेंस टैक्स इज लेवाइड ऑन वैल्यू नॉट क्वांटिटी। बट ऑफकोर्स आप जो वैल्यू एडिशन कर रहे हो उसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल है, क्वांटिटी के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। करेक्ट वैल्यूएशन इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट, अगर आपने वैल्यू, ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किया, अगर ये गलत है, अगर ये गलत है तो इससे क्या होगा, टैक्स इवेजन हो जाएगा, टैक्स का बर्डन जो है एक्सेस हो जाएगा, लिटिगेशन मैटर्स हो सकते हैं। तो इनको प्रिवेंट किया जाता है थ्रू वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसलिए ये चैप्टर उस पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर द लॉ प्रोवाइड्स व्हाट अ जनरल रूल, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने का एक जनरल रूल है। और अगर वो जनरल रूल के थ्रू अगर आप जाते हो और अगर इफ यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू, तो उसके इसमें मैंडेटरी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एंड स्पेसिफिक वैल्यूएशन रूल्स वेयर द जनरल रूल फेल्स। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपने गुड्स बेचे 1 लाख रुपीज के, 1 लाख रुपीज के आपने गुड्स बेचे, इसके ऊपर जो 18% का जीएसटी अमाउंट था। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, 1 लाख रुपए का आपका गुड्स था, 18% का इसके ऊपर जीएसटी था, तो जीएसटी का अमाउंट कितना हो गया, 18,000। तो टोटल आपका बिल कितने का बन जाएगा, 1,18,000 रुपए का। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी 1 लाख हो गई, जीएसटी आपका 18,000 रुपए हो जाएगा, और आपकी जो इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1,18,000। यहाँ पे ना दो चीजें चलती है, एक होती है टैक्सेबल वैल्यू, एक होती है इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू इज व्हाट, इनवॉइस वैल्यू जिसमें आपका टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी यानी प्लस ऑल द टैक्सेस, यानी फाइनल इनवॉइस वैल्यू दैट इज 1,18,000। लेकिन टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू विल बी 1 लाख रुपीज, जिसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। एंड टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी या प्लस टैक्सेस इज योर इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस का वैल्यू इज योर इनवॉइस वैल्यू। तो वैल्यू सप्लाई यहाँ पे हो गया 1 लाख रुपए। ट्रांजेक्शन वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 यहाँ पे बात करता है, लॉ की लैंग्वेज क्या बोलती है, द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू दैट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। जो भी प्राइस पे करना है या पेएबल है, जो कि आपने पे कर दिया या पेएबल है, वो कौन सा, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। यानी मैं सप्लायर और सामने वाला अगर रिसिपिएंट है तो हम दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, यानी मनी इज द सोल कंसिडरेशन टू फुलफिल द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को फुलफिल करने के लिए सप्लायर रिसिपिएंट जो है रिलेटेड नहीं ही है, और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो उस केस में वॉट एवर द प्राइस इज एक्चुअली पेड और पेएबल इज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू, एंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा।
If parties are independent and consideration wholly monetary invoice value excluding GST, तो वो एक्सेप्टेड है। ये आपका जनरल रूल हो जाता है। ठीक है। डिटेल यानी नॉट रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, कोई हेड ऑफिस ब्रांच वाला आपके बीच में रिलेशनशिप नहीं है, और कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ, होल्डिंग कंपनी मेरी और मेरी एक सिस्टर कंसर्न यानी मेरी एक सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती है। तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, हेड ऑफिस ब्रांच का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए, और कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर मेरा कंट्रोल है किसी के ऊपर, मैं किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मेरे पास इन्फ्लुएंशियल पावर है, अगर सब्सटैंशियल पावर है अगर मेरे पास, तो उस केस में भी जो है यहाँ पे ये जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी मैं रिलेटेड पार्टी में काउंट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से सामने वाले के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और प्राइस शुड बी द ओनली कंसिडरेशन यानी सोल कंसिडरेशन। प्राइस का मतलब क्या हुआ, ओनली मनी, सिर्फ पैसा होना चाहिए, कोई बार्टर नहीं, कोई फी, कोई फ्री सप्लाईज नहीं होनी चाहिए, कोई बार्टर कोई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है पैसों में डील होना चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन अगर आपकी फेल हो जाती है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो अनरिलायबल हो जाएगी। आप इस रूल के थ्रू ट्रांजैक्शन वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ने जो है गुड्स बेचे बी को, अनरिलेटेड पार्टी था, 5 लाख रुपए का कैश में, तो आपकी वैल्यू हो गई बट ऑफकोर्स 5 लाख रुपीज। ए ने क्या किया, ओल्ड मशीन एक्सचेंज कर दी विथ 3 लाख रुपीज। अब आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे वैल्यूएशन रूल्स, क्योंकि यहाँ पे आगे एक्सचेंज, प्राइस इज नॉट द ओनली सोल कंसिडरेशन। ए और बी हो सकता है यहाँ पे अनरिलेटेड हो, लेकिन प्राइस इज नॉट द ओनली सोल कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ ओल्ड वैल्यू, ओल्ड मशीन। तो मेरे को यहाँ पे ओल्ड मशीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्लस 3 लाख रुपीज। वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से मैं जाऊंगा और फिर मेरे को पता चलेगा कि मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। ठीक है। सेक्शन 15 यहाँ पे बात करते हैं इंक्लूजन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है, टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, चार्जेस लेवेड अंडर जीएसटी अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी शैल बी इंक्लूडेड। यानी हो सकता है कि जो मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर हो सकता है एक्साइज लगता हो सकता है वैट लगता हो सकता है कि कोई कस्टम्स ड्यूटी यहाँ पे जो है एप्लीकेबल होती हो। तो सारी चीजें इसमें वैल्यू में एडिशन हो जाएगा, और फिर फाइनल जो निकल के आएगा वो होगा मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू। लेकिन ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, सेस और सीजी जीएसटी एक्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते अपन। जैसे हुआ नॉन जीएसटी टैक्सेस फ्रॉम पार्ट ऑफ वैल्यू, जीएसटी इज नॉट लिवाइड ऑन जीएसटी इटसेल्फ बट अदर स्टैट्यूटरी लिवाइज इंक्रीज द वैल्यू। जैसे कि मेरी प्राइस तो हो गई 50,000, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया 5,000, तो मेरी वैल्यू निकल करके आ जाएगी 55,000 रुपीज, और उसके ऊपर मैं जीएसटी चार्ज कर दूंगा 18%, दैट विल बी 9,900 रुपीज। अमाउंट पेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। अब कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं सप्लायर हूँ सप्लायर ए, यहाँ पे मेरा रिसिपिएंट है वी। मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे गुड्स बेचा इसको, गुड गुड्स किए मैंने सोल्ड। अब उसमें क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट जो है ए को करना था, लेकिन बी ने ही ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट कर दिया 5,000 रुपीज ए के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ ए, मिस्टर ए के बिहाफ में बी ने जो है यहाँ पे 5,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया। तो क्या होगा, अब ये जो सप्लायर अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, सप्लायर अपनी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा, सप्लायर बोलेगा जी मैंने आपको 95,000 के रुपीज के तो गुड्स बेचे, और 5,000 रुपीज का जो आपने मेरे बिहाफ में पेमेंट किया है वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, और 1 लाख रुपए की यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी जिसके ऊपर जीएसटी यहाँ पे बी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे हुआ, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे, यहाँ पे पेमेंट किसको करना था, पेमेंट तो ए को करना था, बट द पेड इज बट इज पेड बाय द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन, बी, और उसने यहाँ पे पेमेंट कर दिया 5,000 रुपीज का ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो इनडायरेक्ट पेमेंट इज कंसिडरेशन। तो 95,000 के मेरे गुड्स थे, 5,000 दैट इज पेड बाय बी ऑन बिहाफ ऑफ ए यानी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर विल बी इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑन विच द जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। लाइबिलिटी रिमेन्स विद द सप्लायर इवन इफ द रिसिपिएंट पेज डायरेक्टली। भले ही रिसिपिएंट ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, फिर भी लाइबिलिटी तो सप्लायर ए की थी, सप्लायर की थी, और सप्लायर उसको अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करेगा। प्राइस जैसे कि 2 लाख रुपए हुए, इंस्पेक्शन फी 5,000 रुपीज पेड बाय द बायर विच वॉज सपोज टू बी पेड बाय द सप्लायर। तो उस केस में मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,05,000 रुपीज।
Incidental expenses. Any amount charged for anything done at or on before delivery shall be included. कोई भी टाइप का खर्चा, जैसे कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये इंस्पेक्शन फी की अगर मैं बात करूं, कोई भी टाइप का खर्चा और डन एट और बिफोर डिलीवरी शेल बी इंक्लूडेड। डिलीवरी करने से पहले कोई भी टाइप का खर्चा अगर मैंने गुड्स के ऊपर या सर्विसेज देने के लिए मैंने किया है, तो वो सारे के सारे मेरे जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होंगे। ऑल प्री डिलीवरी चार्जेस एनहांस वैल्यू, पैकिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, फ्रेट वेयर, सप्लाई लाइबल आर इंक्लूडेबल। प्राइस मेरी 1,50,000 की थी, पैकेजिंग का उसके ऊपर मेरा 5,000 रुपीज का एक्सपेंस हुआ, टेस्टिंग का मैंने 10,000 का किया, तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 1,50,000 रुपए का मैं खर्चा कर रहा हूँ, 5,000 रुपए का मेरा पैकिंग है और 10,000 रुपए का मेरे यहाँ पे टेस्टिंग है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,65,000 विल बी माई ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है, 1,65,000 विल बी माई ट्रांजेक्शन वैल्यू इन दिस केस। इंटरेस्ट, लेट फी एंड पेनल्टी, लॉ लैंग्वेज। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट शैल बी इंक्लूडेड। ये चीज हमने पढ़ा था, ये चीज हमने पहले भी पढ़ा था, टाइम ऑफ सप्लाई के केस में भी हमने ये चीज को पढ़ा था कि इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी जो है हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई कब होती है? वो डिफरेंट होती है। जब भी हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हमको एक्चुअल पेमेंट रिसीव हो जाता है, तब हम उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं और उसके ऊपर हम जो है जीएसटी का पेमेंट तब करते हैं। तो कॉम्पनसेशन फॉर डिले इज टैक्सेबल, बट ऑफकोर्स ये कॉम्पनसेशन तो टैक्सेबल है। अब इंटरेस्ट में ना कभी कंफ्यूज नहीं होना, इंटरेस्ट में कभी कंफ्यूज नहीं होना। इंटरेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरेस्ट दो तरीके से होता है। एक होता है इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट्स, फॉर डिले इन पेमेंट बाय रिसिपिएंट टू सप्लायर। एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एग्जेम्प्ट है, दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, हाउएवर दिस इज चार्जेबल अंडर जीएसटी। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो कभी इंटरेस्ट वाले पार्ट में कंफ्यूज मत होना। कॉम्पनसेशन फॉर डिले इज टैक्सेबल, टैक्सेबल ऑन रिसीट, ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मैंने आपको बताया टैक्सेबल कब होगा? जब वो आपको पैसा मिलता है, तभी वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा और उसके वो जो है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी होगा। इंटरेस्ट रिसीव, जैसे कि क्या हुआ, 11,800 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो रिवर्स कैलकुलेशन है 10,000 रुपीज, बट ऑफकोर्स यहाँ पे निकल करके आता है, यहाँ पे है ना, आप रिवर्स कैलकुलेशन कर लोगे, आपकी टैक्सेबल वैल्यू 10,000 रुपीज हो जाएगी, उसके ऊपर आपने 18% चार्ज किया, दैट इज 11,800। सब्सिडीज लिंक टू प्राइस। अब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, कभी कभी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो कि सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप 1,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट लगाते हैं, अगर आप 1,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो हम उसके ऊपर आपको 25% जो सब्सिडी दे देंगे, हम आपको उसके ऊपर 25% की सब्सिडी दे देंगे। लेकिन ये सब्सिडी दे कौन रहा है, डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट दे रही है तो ठीक है, अगर नॉन गवर्नमेंट दे रही है तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे अपने प्राइस में। जैसे कि प्राइवेट सब्सिडीज इंक्रीज वैल्यू, प्राइवेट सब्सिडीज इंक्रीज वैल्यू एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एनजीओ ने क्या किया, सब्सिडी दिया 10,000 लिंक टू अ प्राइस इनवॉइस 50,000, तो वैल्यू हो गया 60,000 रुपीज। यानी 10,000 रुपए का तो मेरा इनवॉइस था, 50,000 का मेरा इनवॉइस था, 10,000 रुपए का मेरे को सब्सिडी मिला, तो मेरा वैल्यू हो गया 60,000। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी ट्रांसफर टू बायर नॉट इंक्लूडेड। गवर्नमेंट की सब्सिडी तो क्या होती है, बायर को ट्रांसफर हो गई, नहीं इंक्लूड करेंगे। डिस्काउंट्स, डिस्काउंट शैल बी एक्सक्लूड, इफ एक्सक्लूड कर दोगे, आप कैलकुलेट नहीं करोगे, उसको कैलकुलेशन नहीं लोगे, अगर गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इनवॉइस और गिवन आफ्टर सप्लाई प्री एग्रीड एंड आईटीसी रिवर्स। जैसे कि क्या हुआ ना, एजेंट है मेरा, एजेंट को मैंने बोला जी 1,00,000 रुपीज कैश पेमेंट अगर आप कर देते हो तो मैं आपको 10% डिस्काउंट तुरंत दे दूंगा, यानी मैं आपको इनवॉइस ही 90,000 का बनाऊंगा, तो मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू ही 90,000 की होगी ना। लेकिन अगर मेरा एजेंट है, एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं, मेरा एजेंट है, उसको मैंने बोला 1,000 यूनिट्स अगर तुम बेच देते हो तो मैं आपको 10 रुपए पे लगाऊंगा, उससे ज्यादा अगर यूनिट्स आप कुछ भी बेचते हो तो मैं सब्सिक्वेंटली आपको वो 9 रुपीज पे लगाऊंगा, 9 रुपीज पे लगाऊंगा, और वो रिवर्सिबल मेथड पे रहेगा, आपको मैं ये भी 9 रुपीज पे कैलकुलेट कर दूंगा। यानी आप 2,000 यूनिट बेच दो तो मैं आपको कंप्लीटली 9 रुपए पे लगा दूंगा। तो पहली 1,000 यूनिट्स तो मैं कितने पे लगाऊंगा, 10 रुपीज पर। पहली पहली 1,000 यूनिट्स जो है मेरी,
मैं कैलकुलेट करूंगा 10,000 और ये मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद की 1,000 यूनिट्स तो बोल रहे हैं 9 रुपीज पर, और यहाँ जो 1,000 यूनिट्स है जो पहले दे चुका हूँ उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट भी तो दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ ना 1 रुपए का डिस्काउंट। तो ये जो है इसके ऊपर आईटीसी रिवर्स भी होगा, इसके ऊपर आईटीसी रिवर्स भी होगा क्योंकि ये प्री एग्रीड था। कहाँ गया? ये प्री एग्रीड था और उसके ऊपर जो आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। और ये पहले से इवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, जो ये 90,000 वाला एग्जाम्पल था, एट द टाइम ऑफ सप्लाई वाला जिसको मैंने 90,000 ही लिया, वो वाला। ठीक है, तो दो यहाँ पे सेट बनते हैं। ओनली जेन्युइन कमर्शियल डिस्काउंट्स आर अलाउड। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स आर ओनली अलाउड इफ कंडीशंस आर स्ट्रिक्टली मेट। प्री सप्लाई डिस्काउंट जैसे 1 लाख रुपए का सप्लाई था, 5,000 का मैंने कैश डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, वैल्यू 95,000 हो गई, 95,000 इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू। पोस्ट सप्लाई में क्या हुआ, अगर प्री एग्री नहीं है तो नॉन डिडक्टेबल, प्री एग्रीड था डिडक्टेबल हो जाएगा। ये 1,000 रुपए को मैं माइनस तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आईटीसी भी रिवर्स होना चाहिए, प्री एग्रीड होना चाहिए, इसका एग्रीमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो कंडीशंस है वो मेट होनी चाहिए। इसके लिए कंडीशंस क्या थी, आप 2,000 यूनिट बेचोगे, 1,000 से ज्यादा और 1,000 यूनिट्स अगर बेच दोगे तो कंप्लीट 9 रुपीज पे लगा दूंगा, यानी पहले 10 पे 1 रुपए और डिस्काउंट दे दूंगा। प्री एग्रीड था, कंडीशन मेट हो गया, 1,000 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया। अब कैसे बनाऊंगा, 9,000 प्लस माइनस पुराना 1,000 रुपए का डिस्काउंट, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या करूंगा मैं, 8 की कर लूंगा। सामने वाला आईटीसी रिवर्स कर लिया उसे, एक तरीके से उसको आईटीसी 8,000 रुपये मिलेगा। When transaction value fails, where value cannot be determined in section 15(1) जो कि बात करता है जनरल कैलकुलेशन का, अगर उसकी तरफ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, इट शैल बी डिटरमाइंड एज पर रूल्स 27 to 35। कंसिडरेशन नॉट होल्ड इन मनी। कंसिडरेशन कैसे है, कंप्लीटली आपका पैसों में नहीं है, तो वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू, मनी प्लस नॉन मॉनेटरी इक्विवेलेंट, like, kind and quality, and rule 3031। rule 3031 is the last option। पहले आप देख लो ओपन मार्केट वैल्यू, कोई भी चीज की ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, 20,000 रुपीज ओपन मार्केट वैल्यू, मार्केट में जनरली ये चीज 20,000 रुपए में मिल जाती है, तो वो मेरी ओपन मार्केट वैल्यू में आ जाएगा। मनी प्लस नॉन मॉनेटरी इक्विवेलेंट, हमने ऊपर एक देखा ना, ओल्ड मशीन हमने एक्सचेंज किया, प्लस मैंने दिया 3 लाख रुपए कैश, प्लस मैंने दिया 3 लाख रुपए कैश, तो ये वाला नॉन मॉनेटरी इक्विवेलेंट। ठीक, लाइक काइंड एंड क्वालिटी एंड रुपीज, रूल 30 एंड 31। लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक ब्लू पेन है, ब्लू पेन है रेनॉल्ट कंपनी का, इसकी वैल्यू मेरे को अब पता नहीं चल रही है बाय एनी रीजन, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ तो इफ एंड बट्स में मत जाना। एक रेनॉल्ट कंपनी का ब्लू कलर का पेन है मेरे पास, मेरे को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मेरे को नहीं पता चल रही रेनॉल्ट पेन की, ब्लू कलर के पेन की क्या वैल्यू होती है मार्केट में, तो मैं क्या करूंगा, लाइक काइंड एंड क्वालिटी का देखूंगा, सेलो का पेन आता है, सेम ब्लू कलर का पेन आता है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी है, इसका जो प्राइस होगा वही मैं मान लूंगा कि इसका भी प्राइस है। ठीक है, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऐसे देख लूंगा मैं, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। फिर देखूंगा रूल 3031, अगर मैं इससे 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 1 2 एंड 3 ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी एंड मनी प्लस नॉन मॉनेटरी इक्विवेलेंट्स अगर मैं नहीं पता कर पा रहा हूँ, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी से रूल 30 और 31 से मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है। ठीक है, मीनिंग बार्टर या एक्सचेंज सप्लाईज फॉलो हायरार्की, हायरार्की इज मैंडेटरी, स्किपिंग इज नॉट परमिटेड, यानी आपको इसी हायरार्की में जो है चलना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप पहले ओएमवी देखेंगे, पहले आप देखो ओएमवी, नहीं पता चल रहा है आप देखो मनी प्लस नॉन मनी, फिर आप देखोगे लाइक काइंड एंड क्वालिटी, नहीं पता चला आप देखो रूल 3031। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में इस ऑर्डर को फॉलो करना है। न्यू फोन ओपन मार्केट वैल्यू उसकी 30,000 थी, ओल्ड फोन प्लस 12,000 कैश दिया, तो मेरे को कैसे कैलकुलेट करना है, वैल्यू 30,000 हुआ। ओपन मार्केट वैल्यू देख लिया मैंने 30,000, यानी ओल्ड फोन की मैंने कीमत कितनी लगाई होगी, मोटा मोटी 18,000 रुपये लगाया होगा, 12,000 रुपये कैश दे रहा हूँ, 30,000 रुपये हो गया। ओपन मार्केट वैल्यू मेरे को पता है 30,000 है, आप सीक्वेंस में आ रहे हो, सबसे पहले आपको ओएमवी चेक करना है, ओएमवी आपके पास अवेलेबल है 30,000, आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना हुआ 30,000 रुपीज। रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्संस, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्संस कैसे, वैल्यू शेल बी ओपन मार्केट वैल्यू और लाइक काइंड एंड क्वालिटी। यहाँ पे जो है मैं ये वाली चीज देखता ही नहीं, मनी प्लस नॉन मॉनेटरी पर्क्स वाली,
अगर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स की बात हो जाती है, उस केस में मैं दो चीजें देखता हूँ। पहले ओपन मार्केट वैल्यू देखता हूँ, दूसरा लाइक कैंडिडेट क्वालिटी देखता हूँ। अगर रिसिपेंट फुल्ली एलिजिबल फॉर आईटीसी है, और मेरा जो रिसिपिएंट है रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन्स है, और उसमें जो मेरा रिसिपिएंट है जिसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ वो फुल्ली एलिजिबल फॉर आईटीसी, उसको कंप्लीट आईटीसी मिलने वाला है, तो इनवॉइस वैल्यू इज डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। क्योंकि उस केस में क्या होगा ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी इनवॉइस वैल्यू 1 लाख है, अब आप देख रहे हो कि भाई ओपन मार्केट वैल्यू तो इसकी आ रही है 1,10,000, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जीएसटी लगाऊं क्या? नहीं तो मेरे को जीएसटी का लॉस हो जाएगा। डजेंट मैटर, क्योंकि चाहे मैं 1 लाख के ऊपर लगाऊं, चाहे मैं 1,10,000 के ऊपर लगाऊं, जो मेरा रिसिपिएंट है इसका जीएसटी कंप्लीट आईटीसी तो क्लेम कर लेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में वो जो भी इनवॉइस वैल्यू अगर बता देते हैं और सामने वाला रिसिपिएंट फुल्ली एलिजिबल है टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनवॉइस वैल्यू को ही हम डीम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। हम आपसे बहस नहीं करेंगे कि भाई सच में मार्केट में जाओ और पता कर करके आओ कि क्या ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि रिसिपिएंट शुड बी फुल्ली एलिजिबल फॉर आईटीसी, उस केस में इनवॉइस वैल्यू डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू। और अगर रिसिपिएंट फुल्ली एलिजिबल नहीं है फॉर आईटीसी, तो मैं ये दो सीक्वेंस फॉलो करूंगा। और वो सीक्वेंस कैसा है? पहला मैं ओपन मार्केट वैल्यू देखूंगा और दूसरा मैं देखूंगा लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ये सीक्वेंस उस केस में मैं फॉलो करूंगा। और अगर फुल एलिजिबल फॉर आईटीसी है तो मैं इनवॉइस वैल्यू को डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू मान लूंगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चाहे 1 लाख रुपए बोलूँ या चाहे 1,10,000 रुपए बोलूँ, अगर मेरा रिसिपेंट फुल्ली आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो मैं किसी के ऊपर भी जीएसटी चार्ज करूँ, गवर्नमेंट का यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं होता। रिलेटेड पार्टी प्राइसेस आर मे बी इन्फ्लुएंस्ड, तो फुल आईटीसी न्यूट्रलाइजेस रेवेन्यू लॉस। हेड ऑफिस टू ब्रांच इनवॉइस 80,000, फुल आईटीसी फुल वैल्यू 80,000। अब यहाँ पे हो सकता है कि इसकी ओपन मार्केट वैल्यू अगर मैं लेने जाता तो वो 90,000 आती, लेकिन यहाँ पे तो फुल आईटीसी मिल रहा है ना, तो डजेंट मैटर। जो वैल्यू यहाँ पे डिस्क्राइब मैंने कर दिया, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू इनवॉइस पे मेंशन कर दिया, वही वैल्यू विल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब अपन ना बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है ना हम लोग सप्लाई करते हैं, सप्लायर सप्लाई तो करता है लेकिन वो करता है एजेंट के थ्रू। बीच में आ जाते हैं एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स है। आप टिकट्स बुक करते हो तो गो आईबीबो है, मेक माई ट्रिप्स है, ईज माई ट्रिप है, यात्रा, एक्सिगो, क्लियर ट्रिप, बहुत सारे एजेंट्स आज के टाइम में। हम बहुत सारे पेटीएम पेटीएम है एजेंट है, तो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स बीच में बैठे हुए हैं। तो सप्लायर और रिसिपेंट को मिलवाने का काम कर रहा है ये एजेंट। तो एजेंट भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन कर रहा है। जीएसटी तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन कैसे पता करूं कि इस एजेंट की कितनी इनकम पर मेरे को जीएसटी लगाना है, कितना उसने वैल्यू एडिशन किया है? अगर इसको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा किसी भी लॉ के तरीके से, या इसका कोई एक फिक्स मेथड नहीं बताया जाएगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉसेज या लीकेज होने के चांसेस बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट ने इसको सेट कर दिया। कैसे? अगर आप सप्लाई करते हो थ्रू एजेंट, वैल्यू शैल बी ओपन मार्केट वैल्यू, कोई भी ओपन मार्केट वैल्यू आप ले लो, और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय एजेंट टू कस्टमर। मैंने क्या किया? सप्लाई किया थ्रू एजेंट, एजेंट के थ्रू मैं सप्लाई कर रहा हूँ, और मेरे एजेंट ने जो है ना 1,00,000 रुपीज कस्टमर से चार्ज किया। तो मैंने कितने का सप्लाई किया? गवर्नमेंट मानती है कि इसका 90% विल बी माई ट्रांजेक्शन वैल्यू, दैट इज 1 लाख का 90% 90,000। और यहाँ पे स्पेसिफिकली और लिखा है, और ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू हो सकता है 91,000 आ जाए, तो जो भी आपके पास वैल्यूज मिल जाए आप उस वैल्यू को ले लेंगे। एजेंट ने 1 लाख का गुड्स बेचा तो 90,000 रुपीज विल बी कैलकुलेटेड एज व्हाट? ट्रांजेक्शन वैल्यू इन केस ऑफ सप्लाई थ्रू एजेंट। अगर आप करते हो, ये रूल 29 बात करता है। वहीं पे रूल 30 यहाँ पे बात करता है वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, नहीं पता मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, नहीं पता मैं कितने पे प्रोडक्शन को जो है सेल करता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं बताता, या व्हाट सो एवर देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्यों रिवील नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है जी, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आप 1 लाख रुपए का कॉस्टिंग आता है आपका, आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, मैं बोलूंगा इस पे आपका 10% का प्रॉफिट है, यानी 110% मानूंगा, और बोलूंगा आपने 1,10,000 पर मटेरियल को बेचा है और यही आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू है, और इसी के ऊपर आपको जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक। वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 27 टू 29, तो वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन या प्रोविजन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, या जिस कॉस्ट पे मैंने एक्विजिशन किया है, या जिस कॉस्ट पे प्रोविजन हो रहा है, उसका 110% विल बी assumed as
योर ट्रांजेक्शन वैल्यू, यानी कॉस्ट प्लस डीम्ड मार्जिन ऑफ 10%। गवर्नमेंट बोलती है हम डीम्ड मार्जिन पकड़ेंगे आपका 10% और वही आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू मान ली जाएगी एज पर रूल 30। ठीक है। फॉल बैक रूल, कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, एक्चुअल प्रॉफिट्स लॉसेस इररिलेवेंट, डजंट मैटर आपने 20% कमाया, डजंट मैटर आपने 5% कमाया, भाई कॉस्ट पता थी 110% मान लिया। लेकिन ये रूल कब आएगा? रूल 30 तब आता है जब रूल 27 कंसिडरेशन not holding money, related distinct persons, rule 28, rule 29 supply through agent, तीनों रूल से आप नहीं पता कर पाए तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट रूल 30 और 31 होता है, लास्ट रिजॉर्ट होता है 30 31। आपको तब उस केस में जाना है। आप अपनी कॉस्ट देख लो, कॉस्ट 110% कर दो। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे तरीके यहाँ पे कवर हो चुके हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू को पता करने के। ओपन मार्केट वैल्यू मैंने यहाँ पे देख लिया, लाइक काइंड क्वालिटी मैंने यहाँ पे देख लिया, कॉस्ट का 110% यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैंने अगर एजेंट के थ्रू सप्लाई किया है तो मैंने बोल दिया कि मैं एजेंट जितना चार्ज करता अपने कस्टमर से उसका 90% मैं अपनी जो है वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू को मान लूंगा। मैंने यहाँ पर ये मेथड भी देख लिया कि मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी अगर कुछ काइंड है तो वो भी यहाँ पे कवर कर लिया। अब एक लास्ट में बचता है रेसिडुअल मेथड। ये सारे मेथड करने के बाद भी अगर आप ट्रांजेक्शन वैल्यू पता नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांजेक्शन, एक ये एग्जाम्पल बच गया, ये देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 लाख रुपए आती है, वैल्यू हो गई आपकी 2,20,000। कुछ नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल सी चीज मैंने यहाँ पे की है। कॉस्ट का मैंने 110% कर दिया, 2 लाख इंटू 110% अगर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2,20,000। वैसे सर्विस में 1,50,000 इंटू 110% अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 1,65,000। ठीक है। रेजिडुअल मेथड में बोल रहा हूँ, यहाँ पे रूल 31 बात करता है, इसको बोलते हैं लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट वैल्यूएशन है ये। कुछ अगर आपको कोई रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, सेक्शन 15(1) यहाँ पे अगर एप्लीकेबल नहीं हुआ, रूल 27, 28, 29, 30 तक आप आ गए, नहीं लगा पाए, तो आ जाएगा यहाँ पे रेजिडुअल मेथड। वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल 27 to 30, वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंट विद सेक्शन 15। सेक्शन 15 जिस बारे में बात करता है उससे रिलेटेड जो है आप यहाँ पे कोशिश करो और यहाँ पे लगाओ। इसी तरीके से ट्रांजेक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने का ला कि सप्लायर और रिसिपेंट रिलेटेड है नहीं है, डजंट मैटर, प्राइस कंसिडरेशन। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे सेक्शन 15 के इन लाइन विद सेक्शन 15 अपन ट्राई करेंगे टू गेट द वैल्यू used only when all else fails and must be logical, documented and defensible। यूनिक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, एक यूनिक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो है मैं मेरे कस्टमर को दे रहा हूँ, वैल्यू बेस्ड ऑन रीजनेबल कमर्शियल प्रिंसिपल्स। रीजनेबल कमर्शियल प्रिंसिपल्स मार्केट को देखते हुए जिस भी तरीके से मार्केट में उसकी कोई एक वैल्यू डिटरमाइन हम कर पाए, जो भी तरीके से हम एक वैल्यू डिटरमाइन यहाँ पे कर लेंगे। ये लास्ट रिजॉर्ट है। जनरली ऐसा कुछ कोई मेथड बचता ही नहीं है कि हम रेसिडुअल मेथड में पहुंचे कभी। फिर भी अगर कभी होता है तो ये लास्ट एक रिजॉर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने दे दिया है और एग्जाम में बता देगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। रेसिडुअल मेथड के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशल वैल्यूएशन यहाँ पे बात करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में कैसे होता है। वैल्यू शैल बी प्रीमियम एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट पोर्शन इफ डिस्क्लोज्ड, एंटायर प्रीमियम इफ नॉट डिस्क्लोज्ड। लाइफ इंश्योरेंस अगर ले रहे हो तो 25% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 12.5% सब्सिक्वेंट ईयर, एंड सिंगल प्रीमियम एन्युटी अगर है तो 10% है। एक इन दोनों का ना एक एग्जाम्पल देखेंगे, इसका और इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या हुआ ना, आपने प्रीमियम का पेमेंट किया, कितना, 1 लाख रुपीज। इसमें से ना दो चीजें हो सकती है। सामने वाले ने आपको बता दिया कि इसमें से आपका इन्वेस्टमेंट पोर्शन जो है 20,000 रुपीज है, और आपका जो पॉलिसी के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो आपका है पोर्शन, वो आपका 80,000 रुपीज है। तो इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा और इसके ऊपर जो है जीएसटी चार्ज कर दूंगा। ये तो तब होगा जब सामने वाले ने मेरे को क्या किया, इन्वेस्टमेंट पोर्शन जो है सेपरेटली डिस्क्लोज कर दिया, तो मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसको हटा दिया, उसके ऊपर नहीं लगा। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल सामने वाले ने तो मेरे को बताया जी आपको 1 लाख रुपीज तो प्रीमियम है, लेकिन इसमें से इन्वेस्टमेंट कितना है नहीं पता, इसमें से इंश्योरेंस के लिए कितना है नहीं पता। तो मैं बोलूंगा कि जी यही आपके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू है फॉर जीएसटी।
इसी को मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर जीएसटी बना दूंगा। और अगर मेरे को सेपरेटली आप बता देते हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए इतना है और पॉलिसी के लिए इतना है, इंश्योरेंस के लिए, तो इसके ऊपर मैं जीएसटी लगाऊंगा। 80,000 रुपीज को जो है मैं अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू मान करके चलूंगा। ठीक है। और अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो तो पहले साल का आप जो भी प्रीमियम भरते हो उसका 25% यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी और सब्सिक्वेंट ईयर्स में 12.5% सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। और सिंगल प्रीमियम एन्युटी यानी पूरी कवरेज के लिए, पूरी लाइफ कवरेज के लिए या पूरे उसके लिए आपने एक सिंगल प्रीमियम का पेमेंट किया, सिंगल प्रीमियम का पेमेंट किया। ठीक है। नाउ फॉर एन एग्जांपल सिंगल प्रीमियम था यहाँ पे 20 लाख रुपीज, तो इसका 10% विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। खत्म। सिंगल प्रीमियम एन्युटी के केस में 10% यहाँ पे कैलकुलेट करके मेरे को खत्म कर दूंगा। ठीक है। ओनली रिस्क सर्विस कंपोनेंट इज टैक्सेबल। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्शन टैक्सेबल नहीं होता है, सिर्फ रिस्क या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो टैक्सेबल होता है। इसलिए यहाँ पे बोला कि अगर एक्सक्लूडिंग आपको इन्वेस्टमेंट पोर्शन बता दिया तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, नहीं पता है तो फिर बट ऑफ कोर्स अगर मेरे को पता ही नहीं है तो अलग करने की कोशिश नहीं की जाएगी, जितना प्रीमियम आप बता रहे हो उतना पे टैक्स लगा देंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 40,000 रुपीज था, उसका 25% करूंगा तो 1 लाख रुपीज हो जाएगा। ठीक है, उसका 25% यहाँ पे किया है। सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या हुआ, 40,000, उसका 12.5, यानी 25 का आधा हो गया, सीधी बात है, यानी 5,000 हो गया। ठीक है। और सिंगल प्रीमियम एनुटी 5 लाख रुपीज, उसका 10% मैं बोलूंगा 50,000 रुपीज यहाँ पे जो है निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तीनों के सी हो गए। मनी चेंजर का आप काम करते हो तो वैल्यू डिटरमाइंड बाय डिफरेंस और प्रिस्क्राइब परसेंटेज। नाउ फॉर एन एग्जांपल क्या हुआ, आज डॉलर चल रहा है, आज डॉलर है 100 रुपए का। ठीक है, $1। ठीक। और इसका बाइंग रेट 99 था, सेलिंग रेट 101 था, डिफरेंस कितना, 2 रुपए का। तो यही मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू निकल के आ जाएगी। बाइंग 74, सेलिंग 76, वैल्यू 2 रुपीज पर यूनिट। एक एक डॉलर इक्वल्स टू 100 रुपए था, लेकिन उसका बाइंग रेट 99 आ रहा था, सेलिंग सेलिंग रेट 10 100 101 आ रहा था। तो जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू। एयर ट्रैवल एजेंट फ्लाइट की, रेलवेज की टिकट्स बुक करवाते हो थ्रू एमएमटी, मेक माई ट्रिप, थ्रू गो एमएमओ, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स है। तो सिंपल कैसे होता है ना, जो एमएमटी जो अपनी सर्विस दे रहा है, जो वो कर रहा है, वो अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करता है, वो टैक्स कैलकुलेट करता है अगर वो डोमेस्टिक फेयर पे आपकी टिकट बुक कर रहा है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर वो पकड़ लेता है। आपने देखा ना कभी टिकट बुक कराया होगा तो उसमें जीएसटी चार्ज होता है, लेकिन वो जीएसटी आप जो अगर देखोगे तो कभी आप ना कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो मेजरली जो है ना बहुत गलत कैलकुलेट करोगे। रीजन में आप टोटल वैल्यू लेते हो, बेसिक फेयर आता है, उसमें कन्वीनियंस भी आता है, उसमें एयरपोर्ट चार्जेस भी आते हैं, उसमें हैंडलिंग चार्जेस भी आते हैं, फिर उसके बाद एक जीएसटी कैलकुलेट होता है, जीएसटी आता है, फिर जब आप पेमेंट करने जाते हो तो कन्वीनियंस ऐड हो जाता है। तो वो जो जीएसटी पोर्शन कैलकुलेट हुआ वो कैसे हुआ, वो ना पता कैसे लेता है, अगर आप डोमेस्टिक टिकट बुक कराते हो बेसिक फेयर का 5% योर जीएसटी, और इंटरनेशनल के केस में 10% होता है। जैसे कि अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, 10,000 रुपीज का आपका बेसिक फेयर था। यहाँ पे ना बेसिक फेयर देखोगे, फ्लाइट टिकट में ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि एक बेसिक फेयर होता है, एक उसमें ना एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस उसमें होते हैं। ठीक है। उसमें ना कन्वीनियंस होता है, कन्वीनियंस चार्जेस, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करते हो वो आपसे कन्वीनियंस चार्जेस भी कैलकुलेट करता है। इसमें ना अदर टैक्सेस भी होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, इसमें ना आपका जो आपका टरबाइन फ्यूल होता है ना उसका भी इसमें प्राइस इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद जो है ना आपका जीएसटी लगता है। तो ये जो जीएसटी लगता है ना, ये कैलकुलेट होता है आपका बेसिक फेयर के ऊपर। दिस जीएसटी दिस जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, योर बेसिक फेयर, कैलकुलेटेड ऑन योर बेसिक फेयर। ठीक है। तो डोमेस्टिक फेयर अगर आपका 10,000 रुपीज था तो वैल्यू आपका उसका हो गया 5%, यानी 500 रुपए। और अगर यही आपका 10,000 रुपीज फॉर इंटरनेशनल टिकट होता, आपका 10% कैलकुलेट होता आपका जीएसटी अमाउंट के लिए, और वो होता है 1,000 रुपीज। और उस ट्रांजेक्शन वैल्यू पर फिर आपको लग जाएगा क्या, जीएसटी, जो भी जीएसटी का रेट होगा। ठीक है। सेकंड हैंड गुड्स में अगर आप बात कर रहे हो, डील कर रहे हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल क्या हुआ, आपने एक सेकंड हैंड कार को बेचा, आप एक डीलर हो, सेकंड हैंड कार को आप बेच रहे हो, सामने वाला सेकंड हैंड कार को खरीद रहा है। तो कैसे डिटरमाइन करूं मैं उसकी वैल्यू, तो जितना भी आपने मार्जिन ऐड किया उसके ऊपर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ठीक है, तो मैं निकाल लूंगा। नेगेटिव मार्जिन नील होता है, परचेज प्राइस 3 लाख था, सेलिंग आपने 3.5 लाख पे किया, वैल्यू आपकी 50,000 रुपये आ गया, पता चल जाएगा।
इसका एक और तरीका है, इसका एक चीज और होती है अलग से, वो अपन देखेंगे बाद में। प्योर एजेंट है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज प्योर एजेंट एंड शोन सेपरेटली इज एक्सक्लूडेड, आरओसी फी पेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट एक्सक्लूडेड। प्योर एजेंट, प्योर एजेंट का केस मतलब कैसे हुआ? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं सीए हूँ, मैंने मेरे क्लाइंट के बिहाफ में आरओसी का 10,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया। जीएसटी की कोई फाइन या इंटरेस्ट या पेनल्टी या डिमांड आई हुई थी, 20,000 रुपीज चार्जेस थे, मैंने वो पेमेंट कर दिए। अब मैंने क्या किया, एज अ प्योर एजेंट यहाँ पे डील किया, प्योर एजेंट डील किया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन देखेंगे। इवेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है शादियों में, ठीक है। इस इवेंट सर्विसेज ने बोला कि जी मैं आपको सारी सर्विसेज दूंगा फॉर मैरिज, आपके बेटे की शादी में मैं आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो क्लाइंट था मिस्टर ए, उसने बोला कि जी आप मेरे को सारी सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दोगे, मेरे को ना केटरिंग की सर्विसेज और चाहिए, आप मेरे लिए अरेंज करवा दो, चाहे तो पैसा आप ले लेना, चाहे तो पैसा आप बोलना कि डायरेक्ट मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा। अब मेरे पास क्या था, मेरे एक जान पहचान में थे मिस्टर बी, इनका बहुत अच्छा केटरिंग का काम है। मैंने इनको बोला कि जी आप मिस्टर ए के साथ जो है मुलाकात करिए, और उनके यहाँ जो शादी में है आप केटरिंग की जो है सर्विसेज को प्रोवाइड कर दीजिए। और मेरा बिल था 10,000 रुपीज, मैंने उसमें 1,000 रुपीज उनका जोड़ा और 11,000 रुपीज का बिल जो है इनको दे दिया। ठीक, तो ये जो 1,000 रुपीज जो है, ये तो मैंने एज एन प्योर एजेंट काम किया ना इनके लिए, मिस्टर बी के लिए, तो दिस इज प्योर एजेंट। तो उस केस में क्या होगा, ये 1,000 रुपीज जो है इसकी सर्विस में जुड़ेगा, इसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू में आएगा, मेरे में नहीं आएगा। फिर प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वैल्यू शेल बी डिटरमाइंड बाय बैक कैलकुलेशन, 1,18,000 रुपए और वैल्यू 1,18,000। ओके, एमसीक्यूज देख लेते हैं। वैल्यू सप्लाई जीएसटी इज गवर्न बाय व्हाट, सेक्शन 15। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन, ट्रांजैक्शन वैल्यू कब एक्सेप्ट होती है, सप्लायर रिसिपिएंट आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। मैंने बोला दोनों क्या होने चाहिए, अनरिलेटेड होने चाहिए, और प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन यहाँ पे जो होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप क्या इंक्लूड नहीं करते, जीएसटी इंक्लूड नहीं करते, उसके अलावा सब आप इंक्लूड कर देते हो, जीएसटी और जीएसटी कभी नहीं होता। अमाउंट पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इज इंक्लूडेबल, अमाउंट पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर होता है ना, क्या 15(2)(b), 15(2)(b), सब्सिडी रिसीव्ड बाय फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू, सिर्फ गवर्नमेंट की एक्सक्लूड करते हो, बाकी सब जो आप इंक्लूड कर देते हो, स्टेट गवर्नमेंट के आप एक्सक्लूड कर दोगे। इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑन कंसिडरेशन इज टैक्सेबल ऑन रिसीट डेट, जब भी आपको रिसीव मिलेगा ऑन डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कब, जब आपका एग्रीमेंट हुआ हो और आपको आईटीसी रिवर्स करना, प्री एग्री एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी अगर आप रिवर्स कर देते हो। विच रूल अप्लाइज विल व्हेन कंसीडरेशन इज नॉट होनली इन मनी, रूल 27, 20, 29, 30, 31 अलग हो गया, 27, 20, 29, 27 में क्या था, व्हेन कंसीडरेशन इज नॉट होनली इन मनी, 27। रूल 28, इनवॉइस वैल्यू इज डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू इज डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू कब, जब सामने वाला जो अपना रिलेटेड पार्टी है और वो कंप्लीटली एलिजिबल है फॉर आईटीसी, फुल आईटीसी के लिए वो एलिजिबल, रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। मिनिमम वैल्यू सप्लाई थ्रू एजेंट, एजेंट के रूप में कैसे 90% ऑफ सप्लाई वैल्यू आप ले लेंगे, 90% ऑफ कस्टमर प्राइस। रूल 30 यहाँ पे क्या बात करता है, कॉस्ट का 110% यहाँ पे बात करता है, कॉस्ट का 10%, मार्जिन कॉस्ट प्लस 10%। रूल 31 इज व्हाट, रेजिडुअल मेथड था आपका, रेजिडुअल मेथड था। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल पोर्शन इन द फर्स्ट ईयर, लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल पोर्शन फर्स्ट ईयर में कितना था 25%, सब्सिक्वेंट ईयर्स में 12.5%, और सिंगल एन्युटी प्रीमियम तो 10% आप ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना था 25% हो जाएगा। टैक्सेबल पोर्शन फॉर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी अभी मैंने बताया 10% यहाँ पे आ जाएगा। इन केस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स अंडर मार्जिन स्कीम, नेगेटिव मार्जिन रिजल्ट्स इन, नेगेटिव मार्जिन अगर यहाँ पे आपका हो जाए तो नल वैल्यू सप्लाई यहाँ पे हम मान लेंगे। इसका नेगेटिव मार्जिन का क्या हुआ, लाइक फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या हुआ, 3 लाख रुपए की तो मैंने सेकंड हैंड कार खरीदी, लेकिन पता चला इसको मैं बेच पा रहा हूँ 290 में, तो मार्जिन क्या है, कुछ नहीं, लॉस है यहाँ पे जो 10,000 का, तो यहाँ पे मैं 290 पे जीएसटी नहीं भरूंगा भाई, मैंने कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं किया, तो फिर बट ऑफ कोर्स क्या हो गया, नील वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक्सपेंसेस इनकर्ड एज प्योर एजेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू, एक्सपेंसेस जो आप इनकर कर रहे हो एज प्योर एजेंट, तो क्या शोन सेपरेटली इनवॉइस एंड कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, शायद मैंने यहाँ पे बोल दिया 1,000 रुपीज में इसके लिए चार्ज कर रहा हूँ, नहीं, ये 1,000 रुपए जो मैं इसके लिए खर्चा कर रहा हूँ वो टोटल मिला के 11,000 रुपए हो रहा है, ठीक है। तो शोन सेपरेटली इनवॉइस एंड कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर प्राइस ऑफ 1,18,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई रिवर्स कैलकुलेशन 1,00,000 रुपए आ जाएगा, है ना। फ्रेट चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर वेयर डिलीवरी सप्लायर्स रिस्पांसिबिलिटी, फ्रेट चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर वेयर डिलीवरी इज सप्लायर रिस्पांसिबिलिटी, सप्लायर की रिस्पांसिबिलिटी थी तो इंक्लूड कर दिया है वैल्यू। एनजीओ सब्सिडीज
एनजीओ सब्सिडी नॉट लिंक टू प्राइस, एनजीओ का सब्सिडी नॉट लिंक टू प्राइस, इंक्लूडेड ओनली इफ लिंक टू प्राइस। अगर प्राइस लिंक्ड था तो मैं इंक्लूड कर लूंगा, वरना मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट डिडक्शन? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट डिडक्शन के लिए क्या कंडीशन नहीं है? डिस्काउंट नोन, ये तो होना चाहिए, एग्रीमेंट मेरा पहले से पता होना चाहिए, आईटीसी रिवर्स होना चाहिए, डिस्काउंट लिंक टू स्पेसिफिक इनवॉइस ये भी होना चाहिए, डिस्काउंट रिकॉर्डेड ओनली इन बुक्स नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं है। ठीक है। सप्लायर चार्जेस 1,18,000 से इंक्लूसिव जीएसटी 18%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, 1 लाख रुपए आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स 5 लाख, रूल 30 इज एप्लीकेबल। रूल 30 क्या था? कॉस्ट क्या 110% मानेंगे, 10% मार्जिन, यानी 50,000 रुपीज, यानी 5,50,000, 5,50,000। ठीक है। कैसे हुआ इसका? 10% मार्जिन मैंने यहाँ पे माना, तो 5,50,000 रुपए यहाँ पे निकल करके आ गया, आंसर ये हो गया। A supplier gets 90,000 after consideration NGO subsidy, 10,000 directly linked to price. What is the value of supply? क्या हुआ? सप्लायर को मिला 90,000 रुपए, सेल गुड्स को 90,000 का उसने क्या किया, गुड्स बेचा, और उसमें 10,000 रुपए जो था डायरेक्टली लिंक टू प्राइस था, तो 90,000 रुपए तो उसका जीएसटी हो गया, और जीएसटी ऑन 10,000 चार्ज सेपरेटली। ठीक है। तो ये टोटल आपका हो गया वैल्यू 1 लाख रुपए, आंसर हो जाएगा आपका 1 लाख। 90,000 प्लस 10,000, वैल्यू विल बी 1 लाख। सेपरेटली चार्ज नहीं होगा, एक साथ चार्ज होगा, 1 लाख रुपए, इसमें आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडीज इज नेवर इंक्लूडेड इन वैल्यू सप्लाई? गवर्नमेंट की सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट लिंक टू प्राइस, है ना, सी। इसमें टैक्स लगता है, इस पे भी लगता है, इस पे भी लगता है, इसी में बस नहीं लगता है, तो आंसर हो जाएगा सी। गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को किया रिलेटेड पार्टी से, ब्रांच इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, फुल आईटीसी ले सकते हो, ओपन मार्केट वैल्यू देखने की कोई जरूरत नहीं, डजेंट मैटर, 80,000 वैल्यू हो जाएगा। ठीक। रूल यहाँ पे लग जाएगा आपको रूल 28, रूल 28 रेफर कर लेना। ठीक है। डीलर परचेज सेकंड हैंड गुड्स को 4 लाख, सेल्स वैल्यू 3,70,000। मैंने अभी आपको बताया 4 लाख में मैंने खरीदा, 370 में मैंने यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे मेरे को 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, नेगेटिव मार्जिन है, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गया, nil। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फर्स्ट ईयर प्रीमियम था 60,000, पहले साल में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके उसमें कितना मैं बोलूंगा 25%, 60,000 का 25% कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000 आंसर हो जाएगा। The supplier receives late payment interest of 11,800, what is the taxable supply? रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, 10,000 रुपीज आपका हो जाएगा। रूल 29, रूल 29 यहाँ पे क्या बात करता था? रूल 29 यहाँ पे बात करता है प्रिंसिपल टू एजेंट, 90% आप यहाँ पे जो है कैलकुलेट करते हैं, 90% ऑफ एजेंट सेलिंग प्राइस। The supplier sells machinery for 5 lakh rupees, buyers pay inspection charge of 20,000 directly to the agency which was supplier's liability। यहाँ पे क्या हुआ, सप्लायर ने क्या किया, 5 लाख रुपए की तो मशीन बेची, और क्या किया, 20,000 रुपीज जो है बिहाफ ऑफ सप्लायर इनकर्ड बाई रिसिपिएंट, तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू में जुड़ जाएगा ना जी, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। तो 5,20,000 रुपीज यहाँ पे हो जाएगा, 5,20,000। ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो है ऊपर भी था, ये कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे नहीं होता है, यही होगा, टैक्स ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है 5,20,000 हो जाएगी। अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज ओनली अलाउड, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कब अलाउ होता है, जब आईटी से रिवर्स हो जाए प्री एग्रीमेंट, आपको पहले से पता हो कितना डिस्काउंट है, प्री एग्रीमेंट एंड आईटी से रिवर्स, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। फ्रेट चार्ज सेपरेटली बाय द बायर, बट डिलीवरी सप्लायर्स रिस्पांसिबिलिटी इज ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई एंड इंक्लूडेड इन वैल्यू। विच रूल इज अप्लाइड व्हेन कंसिडरेशन इज पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड? आधा पैसा आधा काइंड, रूल 27। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस 2 लाख, नो ओपन मार्केट वैल्यू और कंपेरेबल सर्विस एग्जिस्ट, अप्रोक्सीमेट रूल इज रूल 30। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस 2 लाख। ठीक। कोई ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई कंपेरेबल सर्विस भी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ऑफकोर्स यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, रूल 30। ठीक है। कस्टमाइज, क्योंकि लाइक काइंड क्वालिटी आप देख रहे हो ना, कस्टमाइज प्रोडक्ट हैज नो ओपन मार्केट वैल्यू, एक कस्टमाइज प्रोडक्ट था, उसकी कोई ओपन मार्केट वैल्यू नहीं थी, कोई कंपेरेबल सप्लाई नहीं था, कोई कॉस्ट भी आप पता नहीं कर पा रहे थे, यानी 27, 28, 29, 30 आप किसी के अंदर फॉल नहीं हो रहे थे, आप चले गए रूल 31 में, लास्ट रिजॉर्ट में। ठीक है। एयर एजेंट ने क्या किया, बुक किया डोमेस्टिक फेयर 12,000 रुपए का, 12,000 डोमेस्टिक फेयर 5% यहाँ पे जो कैलकुलेट करते हैं, यानी 600 रुपए यहाँ पे वैल्यू सप्लाई हो जाएगा। प्योर एजेंट एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ओनली इफ आप अलग से दिखा देते हो, तो आप एक्सक्लूड कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेबल इन वैल्यू ऑफ सप्लाई? पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करता हूँ, टेस्टिंग चार्जेस बिफोर डिलीवरी इंक्लूड, जीएसटी चार्ज ऑन इनवॉइस ये तो कभी इंक्लूड नहीं होता है, म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड हो जाता है, बहुत बेसिक सी चीज है, 15(1) में हमने बात किया। सप्लायर गिव्स एन एडिशनल ईयर डिस्काउंट नॉट लिंक टू एनी इनवॉइस, डिडक्शन फ्रॉम वैल्यू इज नॉट अलाउड।
एडिशनल ईयर एंड डिस्काउंट में दे रहा हूँ, प्री एग्रीड नहीं है, आईटीसी उसके ऊपर रिवर्स नहीं हो रहा, कोई मेरे को पता नहीं था पहले से, मेरे बुक्स के में हो नहीं हो डजेंट मैटर। तो बट ऑफकोर्स उसका डिडक्शन फ्रॉम वैल्यू इज नॉट अलाउड। सब्सिडी ऑफ 2 लाख रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप अ फैक्ट्री, ये तो कंप्लीटली जो है एक्सक्लूडेबल है। आप इसको जो है एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू, इस सब्सिडी को आप अपनी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करोगे।